हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड, जो अभी आपका लेस हो गया 2024 के लिए चैप्टर फर्स्ट बन चुका है, जिसका नाम है बिलियन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन। बिलियन का देखिए, हम इसमें एक वन शॉट के रूप में पढ़ेंगे इसको, और हर एक चीज को कवर करेंगे। तो इसको हम एक ही पेज में पूरा पूरा कवर करेंगे, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। और आप व्हाइट बोर्ड देख कर इसको वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो चीज है आपके लिए वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इस चैप्टर की जो चीजें थी जो बोर्ड एग्जाम पूछी जाती थी वो आपका एकदम क्लियर हो गया है। अब इसके लिए आपको दोबारा किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दोबारा आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बस आप ध्यान से पढ़िए और काफी पेन लेकर बैठिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं और जो इसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आएंगे, आपको टॉपिक आएगा उसको भी नोट करते चलिए। तो मेरे साथ साथ अपना काफी पेंस ले लीजिए, बैठ जाइए, लिखिए और हर एक बात को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम क्या है? विनय, या इसी का बोल सकते हो सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर के नाम है विलयन। तो हम पहले इसी को समझते हैं, विलयन क्या आखिर विलयन होता क्या है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनके मिलाने से जो विलयन बनता है मिश्रण, उस समांगी मिश्रण, इसको समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। या विलयन होता है क्या है? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, अब आपका विलयन होता क्या है? विलयन, देखिए विलयन होता क्या है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का, या तो दो होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखिए, अगर आप दो पदार्थ लें, अब इस समांगी मिश्रण क्या होता है? तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में आपने एक पदार्थ डाल दिया। चलिए इसको हम मानते हैं पानी। ये क्या है? पानी। इस पानी में आपने क्या किया? कुछ चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया? चीनी। आपने डाल दिया चीनी। देखो, जब आपने इसमें चीनी डाला तो चीनी आएगा इसमें, और इसके इसमें घुल जाएगा। चीनी क्या होगा? इसमें घुल जाएगा। तो देखिए, इसमें दो चीजें, कितनी चीजें हैं? दो चीजें। अगर चीनी घुल जाता है, पानी में चीनी घुल गया तो पानी में चीनी फिर देखता है क्या? नहीं। देखो, जब समांगी मतलब क्या होता है कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ घुल जाए या मिल जाए तो हम उन दोनों को अलग अलग ना देख पाए। अगर उनको हम अलग अलग नहीं देख पाते तो इसे बोलते हैं समांगी। मतलब ये एक समान बन गया। कैसे बन गया? एक समान। तो समांगी मिश्रण बन गया, और समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब देखिए, इस विलयन में दो चीजें, एक आपका जो चीनी डालेंगे, दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका था पानी। तो इसमें दो पदार्थ आएंगे, कितने? चीनी और पानी। तो देखिए, आपका जो विलयन होता है इसमें दो का, यानी विलयन में आपके दो चीजें होती है। विलयन में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। कौन कौन सा? देखिए, एक आपका होता है विलेय। एक क्या होता है? विलेय। दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। तो आपका जो विलेय, ये होता क्या है? देखिए, जो मात्रा में कम होता है, जो मात्रा में कम होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। और जो मात्रा में अधिक होता है उसे कहते हैं विलायक। तो देखो, जो मात्रा में क्या होता है? कम होता है। अपन कैसे लिख सकते हो? जो अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत कम होता है, कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलेय। और जो अपेक्षाकृत क्या होता है? ज्यादा होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक। अब देखिए, यहाँ पर अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें पानी अधिक है कि चीनी? तो इसमें पानी अधिक है। अगर पानी अधिक है और कम कौन है? चीनी। तो आपका चीनी क्या है? विलेय।
इसमें चीनी क्या है, विलेय है। देखिए चीनी यहाँ पर क्या है, विलेय, जबकि पानी क्या है, विलायक। पानी क्या है, विलायक। तो चीनी और पानी को मिलाने से क्या बनता है, विलेय बनता है। इसमें चीनी आपका क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। ये आपका हो गया विलेय, ये क्या हो गया, विलेय। अब देखिए इसके आगे आता है विलयन की सांद्रता। देखिए सांद्रता होता क्या है, जब आप चीनी को उसमें मिला रहे हैं तो चीनी की कितनी मात्रा मिला रहे हैं, तो देखिए अगर आप कम मात्रा मिलाएंगे तो उसकी सांद्रता कम होगी, ज्यादा मात्रा मिलाएंगे सांद्रता ज्यादा होगी। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक शब्द और समझ लीजिए, सांद्रता। सांद्रता, देखिए सांद्रता होता क्या है? विलायक के एकांक आयतन, या आप ऐसे बोल सकते हो बिलियन, क्या बोल सकते हो कि बिलियन के एकांक आयतन, विलयन के एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को विलयन की, विलयन की सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अगर विलयन के एकांक आयतन है, एकांक आयतन मतलब एक निश्चित आयतन में विलेय की जितनी मात्रा होती है उसी को उसका क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, सांद्रता। अगर कम, देखिए विलायक की मात्रा निश्चित है, उसमें अगर आप कम विलेय डालेंगे तो सांद्रता कम होगी, ज्यादा विलेय डालेंगे तो सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो इसी प्रकार सांद्रता के कुछ पद आते हैं, सांद्रता क्या आते हैं, कुछ पद आते हैं। तो इन पदों को हमको समझना है, इन पर सवाल भी आते हैं, इनका कुछ सूत्र भी बनता है। तो ये पद होते क्या है, इन पर सवाल क्या आता है और इनका सूत्र क्या होता है, बस यही चीज को करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं विलयन की सांद्रता की पद की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विलयन की सांद्रता। अब हम क्या पढ़ते हैं, देखिए अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के पद। तो विलयन की सांद्रता के क्या क्या पद है उनको पढ़ना है। देखिए इसमें सबसे पहला आपका जो है, पहला आपका आता है, वो आता है मोलरता। क्या, मोलरता। तो मोलरता क्या होता है, मोलरता होता है क्या, देखिए विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। एकदम सिंपल, कि विलयन का 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही आपको क्या कहलाता है, मोलरता। तो मोलरता क्या है, एकदम सिंपल सा, आप क्या लिखेंगे कि विलयन के, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, संख्या को क्या कहते हैं, को मोलरता कहते हैं, को मोलरता कहते हैं। एकदम सिंपल। देखिए विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। यानी आप, और इसे आप लिख सकते हो, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देखिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। तो अगर आप देखेंगे वो जो मोलरता होता है वो क्या होता है, देखिए मोलरता ये बराबर होता है किसके, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका क्या होता है, मोलरता। मोलरता होता है क्या, विलयन की लीटर में आयतन होता है, उसमें विलय की उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे दक्षिणार्थी रूप में, देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल एम बराबर। अच्छा देखिए यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, क्या आप जानते हैं विलय मोल की संख्या क्या होती है, देखिए मोल क्या होता है, तो मोल का देखिए सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए जो मोल होता है,
ये होता है किसी भी तत्व यौगिक या परमाणु का, अगर निकालो तो ये होता है अणुभार, ये आपका देखो होता है पदार्थ की मात्रा, क्या होता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। यानी देखो अब पदार्थ यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पदार्थ जैसा आपका परमाणु हो सकता है, अणु भी हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो पदार्थ की संख्या क्या हो सकता है परमाणु, अणु या यौगिक। तो उनमें से कोई भी रहेगा उसकी मात्रा मतलब उसका भार बटे अणुभार। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, पदार्थ की मात्रा मोल को देखिए दर्शाते हैं से, मोल किस दर्शाते हैं यन से। यन बराबर आपका क्या होगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को लिखेंगे, देखिए इसको भार लिखते हैं, भार को लिखते हैं डब्ल्यू से अपान पदार्थ का अणुभार, अणुभार को लिखते हैं यम, यम क्या होगा डब्ल्यू अपान ये होता है। तो देखिए यहाँ पर विलेय की मूलक संख्या क्या लिखोगे यन अपान विलेय का आयतन लीटर में, और आयतन को लिखते हैं भी से, लेकिन किसमें रहेगा लीटर में। ये आपका होगा या इसको अगर यन का मान आप रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा यम बराबर यन का मान क्या है डब्लू। अच्छा तो विलेय क्या है, ये विलेय है ना, तो विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार यम, ये स्मॉल यम होता है, आप कैपिटल में समझिए इसको, ये स्मॉल यम होता है, स्मॉल यम इंटू आयतन क्या होगा, देखिए आयतन लीटर में था, अगर आप इस आयतन को ml में कर देंगे तो इसको इसमें 1000 से करना पड़ेगा, देखिए ml में करेंगे तो ऊपर से 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया सूत्र किसका मोलरता का, किसका सूत्र हो गया मोलरता, यानी मोलरता सूत्र क्या होगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपान आयतन, किसका आयतन लीटर में, अगर लीटर में रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा, अगर ml में हो जाएगा तो 1000 रहेगा। यानी अगर आपसे पूछे मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इंटू विलेय का आयतन ml में इंटू 1000 होगा, क्या होगा 1000, समझ में आइए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछ लेते हैं मात्रक, क्या पूछ लेते हैं मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ से बना सकते हैं मात्रक, ठीक है मोल, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति, देखिए आयतन, आयतन कितना होता है लीटर, मोल प्रति लीटर, तो आप इसका आयतन लिख सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक ये आपका मोलरता, समझ में आया? ये आपका सिंपल से क्या था मोलरता, पहला पद समाप्त हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर, हम बढ़ते हैं अब सांद्रता के अगले पद की ओर। सांद्रता का अगला पद क्या है, इसका आपका दूसरा पद है मोलनता। देखिए इसके पहले हमने मोलरता पढ़ा था, ये आपका है मोललता, ये क्या है मोललता। अब मोललता क्या होता है, मोललता होता क्या है कि विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं मोललता। मोललता क्या होता है, यहाँ पर देखिए विलायक, उसमें क्या था विलयन, और विलयन का आयतन करके यहाँ क्या है विलायक का भार, यानी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं मोललता बोलते हैं। तो सिंपल से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा हम बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिए, हम डायरेक्ट से लिख दे रहे हैं। मोललता क्या होता है, अच्छा लिख लीजिए, मोललता होता क्या है विलायक के 1000 ग्राम उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोललता कहते हैं, क्या कहते हैं मोललता कहते हैं। अब इसे आप लिख लीजिए, इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल, इसको कैपिटल प्रदर्शित करते हैं स्मॉल। तो बताइए स्मॉल बराबर क्या होगा, देखिए आपका जो मोललता होता है किसके बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक, विलायक याद रखिए यहाँ विलायक होता है विलेय होता है विलायक का भार
केजी। विलय का द्रव्यमान लिखिएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान केजी। देखिए विलय का द्रव्यमान है केजी। अब अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर लिख सकते हैं n अपान, देखिए ये विलय का द्रव्यमान है। देखिए यहाँ पर दो चीज, एक आपका विलय है, एक विलय। अगर हम विलय को किससे लिखे a से और विलय को किससे लिखे b से, देखिए सुनिएगा, देखिए हम विलय को किससे लिख रहे हैं a से और विलय को किससे लिख रहे हैं b से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा n a अपान विलय। अब विलय को आप लिखेंगे b से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विलय का भाग है विलय का द्रव्यमान, तो क्या लिखेंगे द्रव्यमान को लिखेंगे m b। ये किसमें होगा, अगर आपको इसको ग्राम में कर दो तो यहाँ से आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना है 1000 से। देखिए n का अगर मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी गुणे 1000। ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा क्या मोलर, क्या हो जाएगा मोलर। देखिए ये डब्ल्यू एक मतलब क्या है, विलय का भाग, बट एम एम एक मतलब क्या है, विलय का अनुभाग, और यहाँ डब्ल्यू बी मतलब क्या है, विलायक का भाग, विलायक का भाग, और यहाँ बोलते हैं तो मैं चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज और छोटा सा लिख लीजिए, अब इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसका मात्रक क्या होगा, विलय मोल संख्या होते हैं विलायक का द्रव्यमान, यानी अपनी संख्या लिखेंगे मोल प्रति केजी। इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति केजी, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, विलय के मोलक संख्या मोल है और बट विलायक का द्रव्यमान आपको केजी में आता है, तो क्या हो जाएगा मात्रक मोल प्रति केजी। किसका मात्रक ये मोललता है, तो यहाँ ये कौन सा दूसरा। इसके बाद अगला ये देखिए आप, तीसरा, तीसरा आपका है मोल अंश, मोल अंश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। मोल अंश क्या होता है, देखिए इसको मोल अंश को कुछ और नाम से जानते हैं, इसको या मोल प्रभाव भी बोलते हैं, मोल प्रभाव। अब देखिए होता है, देखिए विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। या फिर तो बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उसके मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात। यानी अगर आपको पूछा जाए मोल अंश क्या होता है, क्या लिखोगे, विलयन के किसी घटक, किसी घटक का मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस घटक का, उस घटक का मोल अंश होता है। क्या होता है, मोल अंश होता है। देखिए विलयन के किसी घटक का मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस घटक का मोल अंश होता है। यानी आपके पास देखिए विलयन अगर है, आपके पास दो चीजें, एक है विलय, एक है विलय, तो दोनों का मोल अंश निकलता है। देखिए अगर आप किसका निकालोगे, विलय का मोल, किसका निकालोगे, विलय का मोल अंश। अगर आप विलय का मोल अंश निकालोगे, मोल अंश, अच्छा इसे किससे प्रस्तुत करते हैं, आप लिख लेना इसे एक्स से प्रस्तुत करते हैं, किससे प्रस्तुत करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रस्तुत करते हैं, एक्स। ओके अगर आप विलय का मोल अंश निकालोगे तो क्या लिखेंगे, विलय का मोल अंश यानी एक्स ए, क्या लिख रहे हैं एक्स। ठीक है, हमको पहले बताया था विलय को ए से दर्शाते हैं, विलय को बी से, तो एक्स से अगर हम निकालोगे क्या लिखोगे, एन ए अपान, देखिए एन है मतलब विलय का मोल संख्या बटे विलय, तो विलय का मतलब विलय, विलय में उपस्थित कुल मोल संख्या। अब कुल मोल संख्या ये दो है आपके पास, एक होगा एन ए प्लस एन बी। एन एक मतलब आपका विलय हो गया एन ए और एन बी का विलय, विलय और विलय दोनों को मोलों में जोड़ने में आपका विलय का कुल मोल निकल जाएगा।
देखिए विलय का मोल बटे विलयन का कुल मोलों की संख्या, इन दोनों का अनुपात यहाँ क्या होता है, मोल। और यहाँ ये बोल किसका हो गया, विलय का। अगर आप निकालना चाहो विलय का, किसका निकालना चाहो, विलय का। देखो विलय का क्या, विलय का मोल। देखो हम क्या लिखोगे, एक्स बी, और एक्स बी किसका होगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। क्या हो जाएगा आपका, विलय का मोलस क्या होगा, एक्स एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। क्या होगा मोलस इसका विलय। समझ में आया? अब देखिए एक चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नीचे जगह नहीं यहाँ लिख लीजिए। देखिए ये आपको नोट करके रखना कि अगर विलय में, देखिए विलयन में अगर दो घटक, कितने घटक हैं, दो घटक, तो दोनों घटकों का अगर मोलस आप निकाला तो जोड़ दोगे तो हमेशा एक है, कितना आएगा, एक। अगर आपके पास तीन घटक तो तीनों घटकों का मोलस निकाल कर जोड़ दोगे तो उसका मान कितना आएगा, एक है। तो याद रखो, आप अगर आपसे पूछा गया है यक्स ए प्लस यक्स बी, ये आपका बराबर होगा सदैव एक, किस बराबर होगा, सदैव एक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका याद रखोगे एक्स ए और एक्स बी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, एक के बराबर। अगर तीन घटक है, तीनों घटक को मान जोड़ने पर आपको कितना आएगा, एक आएगा। चार है तो चार को जोड़ने पर, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले। देखिए, इसके बाद आपका आता है विलयन की सांता के पद के बाद अब आपका आता है विलेयता। अब हम समझते हैं विलेयता क्या होता है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं विलेयता की ओर। चलिए अब हम समझेंगे क्या, विलेयता। क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे विलेयता कि विलेयता क्या होती है। देखिए विलेयता क्या होती है, विलायक एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित ताप पर उसमें घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, उस विलय का विलेयता कहते हैं। यानी आपका तो विलायक एक निश्चित मात्रा है, किसका, विलायक का एक निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर घुले विलय की मात्रा को उसका विलेयता कहते हैं। यानी कि विलायक का एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर, या देखिए ताप उसका निश्चित होना चाहिए, निश्चित ताप पर घुली हुई विलय की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। यानी विलेयता में होता है कि विलय का एक निश्चित मात्रा, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलता है, इसी को क्या कहते हैं, विलेयता। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक विलायक, ये क्या है, विलायक। अब इस विलायक में कितना विलय घुला है, कितना विलय घुला है, आपका ये जो विलय की मात्रा है ये कितना इसमें घुला है, वही अब क्या होगा, इसका विलेयता। तो अब जो विलेयता होता है वो सभी का अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कि गैस की द्रव में विलेयता, फिर गैस की द्रव में विलेयता, उसके बाद का ठोस का द्रव में विलेयता। तो इस प्रकार की विलेयता होती है। तो विलेयता क्या है, दो चीज होंगी, एक गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता, और दूसरा क्या होगा, ठोस की द्रव में विलेयता। तो देखिए अब गैस की द्रव में विलेयता कितनी होती है, तो जितनी भी गैसें होती हैं उन सभी गैसों में ऐसा नहीं कि सभी गैस समान रूप से विलय होती है। कुछ गैसें द्रव में आसानी से विलय हो जाती है, कुछ गैसें बहुत कम विलय होती है, कुछ गैसें बहुत ज्यादा विलय होती है। तो कौन गैस कितना विलय होता है इसको समझते हैं। तो देखिए आपका, हम पहले क्या पढ़ेंगे, गैस की द्रव में विलेयता, पहले इसको पढ़ेंगे फिर आपका इसको भी कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में कितना विलेयता, तो सब इसको देखो, गैस की द्रव में जो विलेयता है इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हेनरी, क्या नाम था, हेनरी। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया कि कोई भी गैस द्रव में कितना विलय हो सकती है या
कितना विलय होगी और ये किस पर निर्भर कर रहा है। तो यही चीज किसने बताया है, तो आपने इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले नियम को, हेनरी के नियम को। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब हम देख लेते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम के अनुसार क्या होता है, हेनरी के अनुसार क्या होता है, देखिए हेनरी के अनुसार किसी किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब की समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। किसके अनुसार बातें होती है, देखिए हेनरी के अंदर किसी गैस की द्रव में विलेयता है, वो उस गैस की आंशिक दाब के अनुपाती होती है। यानी अगर आप देखेंगे इसकी जो आपका किसी गैस की जो विलेयता है वो अनुपाती होती है इसकी आंशिक दाब, उसका मतलब क्या होती है, अनुपाती होती है। यानी यम क्या है, देखिए यम अनुपाती पी, इसका मतलब यम क्या है, आपका गैस की मात्रा है, पी क्या है, उसका आंशिक दाब। तो जब आपको गैस की मात्रा हो तो पी उसकी अनुपाती होता है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यम बराबर के एच। अब देखिए यहाँ पर के एच क्या है, चलिए ये आपका क्या है, हेनरी का नियम, जहां पर आप लिख सकते हो, जहां के एच आपका क्या है, के एच आपका हेनरी नियतांक, क्या है, हेनरी नियतांक। और अगर आप बल्कि यम यम क्या है, यम है गैस की मात्रा, यम क्या है, गैस की मात्रा। और अगर आप देखें पी क्या है, पी है आंशिक दाब, पी क्या है, आंशिक दाब, पी क्या है, आंशिक दाब। यानी देखिए हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस की जो मात्रा होती है वह उस गैस के वाष्प दर के अनुपाती होती है। यानी एम बराबर पी के और उसमें एम बराबर शुरू किया नेता, इसको हटा के बराबर करने को कोई नेता पूरा पा देना, यानी कि नेता का केस ये आपका कहते हैं हेनरी नेता, ये आपका होता है हेनरी नेता। अब इसके बाद आता है हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग इधर आपको दिख जा रहा है, आप इसको देख से गए और समझ से चलिए। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति कहा तक पर्वतों या अधिक ऊंचाइयों पर जाता है तो वहां पर क्या होता है, आंशिक का जो दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब वो अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है पर्वतों पर, जिससे उनको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दाब कम पड़ने लगता है। इसी कारण उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उन्हें एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं एनाक्सिया रोग। क्या बोलते हैं, एनाक्सिया रोग। तो किसी कहाँ होता है, ये आंशिक दाब जाएंगे वहां पर क्या रहता है, हेनरी का नियम होता है। फिर दूसरा देखिए क्या है कि जो आपके सोडा वाटर है या फिर पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक जैसे आपका स्प्राइट हो गया, डीओ हो गया और अन्य प्रकार की जो भी चीजें हैं आपका, इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को विलेयता जो होती है पानी में कम होती है, तो इसको उन वाटरों में भरने के लिए उच्च दाब पर भरा जाता है। इनका दाब क्या कर दिया, उच्च कर दिया था। देखिए पी के मान उच्च कर देंगे तो यम का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुपाती है। तो इसलिए उसको उतना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भूलने के लिए वो आज जो दाब होता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, दाब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे उच्च दाब पर उनको बोतलों में बंद किया जाता है, जिससे वो आसानी से मिल सके। अब उसके बाद कुछ आता है आपका, देखिए कि अगर कोई गोताखोर जैसे होते हैं जो समुद्र के नीचे तक जाते हैं, यानी पानी की गहराई में जाते हैं, तो पानी की गहराई में क्या होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। तो वो जो सांस लेते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, शरीर के ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसका दाब वहां पर अधिक होता है, इसलिए। और देखिए बढ़ गया, अब बाद में जब वो फिर सतह पर आएंगे तो दाब कम होता है, तो दाब कम होने से उनके जो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन थी वो क्या होती है, निकलने लगती है, क्योंकि दाब कम हो गया तो बाहर निकलने लगती है। अब वो अचानक शरीर के सतह से बाहर निकलने लगती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब हो सकता है रुधिर का थक्का जम सकता है,
तो ब्लड क्लॉटिंग या हृदय का थक्का जम सकता है, इसी को बोलते हैं और नाम लेते हैं बैंड। क्या नाम लेते हैं? बैंड। तो इस ऐसा ना हो इसलिए उनके जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, उसमें क्या करते हैं हीलियम की मात्रा भर दी जाती है, या हीलियम को मिला जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के जो द्रव में विलेयता होती है बहुत कम होती है, जिससे उसको उसमें मिलाने से उसकी विलेयता घट जाती है और वह आसानी सांस ले सकते हैं। समझ आ गया? तो ये आपके हेनरी कुछ अनुप्रयोग थे जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, और ये आपका हेनरी का नियम। चलो इसको लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है वाष्प दाब। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? वाष्प दाब। कि वाष्प दाब क्या होता है? देखिए अब हमको पढ़ना है वाष्प दाब। वाष्प दाब होता क्या है? आपका जो वाष्प दाब होता है किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर, कहाँ रखने पर? बंद पात्र में रखने पर उसके अणु क्या होते हैं? अणु वाष्प में बदल जाते हैं, जो पात्र की सतह पर दाब लगाते हैं, इसे वाष्प दाब, इसे वाष्प दाब कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो लिखे हम इसको आप नीचे समझिए होता है क्या। देखिए आपके पास क्या है? एक पात्र। अब देखिए जलने के बंद पात्र होगा तो व्यवस्था लगेगा। अब वाष्प दाब कुछ समझेंगे इसलिए बात पर निकल जाता है। देखिए इसमें क्या है? कुछ द्रव भरा है। क्या भरा है? द्रव भरा है। अब देखिए ये कुछ द्रव भरा है, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं? बंद। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। यानी ये पात्र कैसे आपका बंद। अब देखिए जो आपका ये द्रव है, द्रव की सतह, इसे जो अणु होते हैं इसके सतह के कुछ अणु क्या करते हैं? गैसीय रूप में बदल जाते हैं। किस रूप में बदल जाते हैं? गैस रूप में। और गैस के रूप में आकर ये देखिए ऊपर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर आते हैं और फिर ऊपर आने के बाद टकराने में कुछ नीचे आते हैं, फिर सतह से टकराते हैं, फिर से क्या बन जाते हैं? द्रव बन जाते हैं। फिर से क्या बन जाते हैं? द्रव। देखिए इसमें सतह क्या हुआ है कि सतह के कुछ परमाणु उठे वाष्प में बदले और ऊपर गए, इसे टकराए और फिर टकराने में फिर नीचे आते हैं। तो देखो जो ऊपर जा जो ऊपर जाने इनको कहा जाता है वाष्पन। यानी इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। और कुछ सतह से आके टकराते हैं और टकराने में फिर से क्रम बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो देखिए आपका जो संघनन और वाष्पन की प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग में संघनन जीरो होता है, वाष्पन अधिक जीरो से बढ़ता है, फिर संघनन का मात्रा भी बढ़ने लगता है, धीरे धीरे दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब बराबर हो जाते हैं तो आती है साम्य। क्या आती है? साम्य अवस्था। तो उस साम्य अवस्था पर ये जो अणु इस पर दाब लगा रहे हैं ऊपर, या जो क्या कह रहे हैं उस पर दाब लगा रहे हैं, इसी को लगाता है वाष्प। क्या लगाता है? वाष्प। यानी इन अणुओं के कारण इस पर जो ऊपर को, इसके ऊपर को जो दाब लग रहा है इसको बोला जाता है वाष्प दाब। क्या लगता है? वाष्प। ये कब लगता है? ये लगता है आपका साम्य अवस्था। कब लगता है? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होती है? जब आपका संघनन बराबर होता है वाष्पन के। किसके बराबर होता है? वाष्पन। जब का संघनन वाष्पन के बराबर हो जाता है तब आपका जो साम्य अवस्था आती है, इसी अवस्था को ऐसे समझो तो संघनन वाष्पन के बराबर होता है, इसे बोलते हैं साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर जब वाष्पन दाब जो होता है उसे बोलते हैं वाष्प दाब। समझ में आएगी? अब देखिए ये जो वाष्प दाब, अब ये तो एक द्रव का वाष्प दाब हो गया। अगर आप दो द्रवों को मिलाते, या ऐसे समझिए दो वाष्पशील द्रवों को आप जब मिलाते, ठीक है, ये वाष्प रूप बदल है इसलिए कैसा है? वाष्पशील। तो जब आप दो वाष्पशील द्रवों को मिला देंगे तो उनके कारण क्या आएगा दाब, या उसका दाब क्या होगा, हम इसको समझते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को समझने के लिए
एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था राउल। राउल ने अपना एक नियम, अब वो नियम क्या था उसको समझ, क्योंकि उन्होंने नियम क्या दिया उसको समझने पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए ये तो सिर्फ एक एक आपका वास्तविक द्रव हो गया। तो अगर आप पढ़ के रहे हो, आप पढ़े हो बिलियन, क्या पढ़ रहे हो बिलियन। अब देखिए बिलियन में दो चीजें बनती है, एक बिलियन होता है, एक बिलियन में दो पदार्थ मिलते हैं। तो बिलियन में दो संभावना बनती है, एक होता है आपका देखिए द्रव, द्रव का विलयन, दूसरा आपका क्या बनेगा देखिए ठोस द्रव का विलयन। यानी विलयन क्या होगा, एक आपका द्रव द्रव का विलयन, एक होगा ठोस द्रव का विलयन। देखिए अगर द्रव द्रव के विलयन को मिला दिया जाए तो इसके कारण वाष्प दाब क्या आएगा, वाष्प दाब क्या आएगा, यही हमको समझ, इसका वाष्प दाब क्या आएगा। और दूसरा आपका अगर ठोस द्रव का विलयन है तो इसके कारण वाष्प दाब क्या आएगा। इसका वाष्प दाब, तो चलिए हम पहले देखेंगे द्रव द्रव के विलयन का वाष्प दाब, फिर देखेंगे ठोस ठोस द्रव का वाष्प दाब। तो देखिए द्रव द्रव का जो विलयन का वाष्प दाब है इसके लिए राउल्ट ने एक नियम, राउल्ट ने क्या दिया था नियम, तो हम पढ़ते हैं राउल्ट का, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं राउल्ट के नियम को, हम समझ लेते हैं राउल्ट के नियम को कि राउल्ट का नियम क्या होता है। क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम क्या, इन्होंने कहा जब आप दो वाष्पशील द्रवों को मिला दो तो उनके कारण वाष्प दाब कुछ आएगा। देखिए एक अकेला वाष्पशील द्रव है और एक अकेला दूसरा वाष्पशील द्रव है, इन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नया विलयन बनेगा, उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, तो इसको उन्होंने बताया। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए आप इसमें सोचते हैं इस नियम के अनुसार, के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन, किसी विलयन, किसी विलयन में, किसी विलयन में वाष्पशील, वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के, मूल अंश के, मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता। देखिए राउल्ट के नियम से होता है किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में वास्तविक द्रव का जो आंशिक दाब होता है उसके मूल अंश क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर आपके पास दो द्रव से मिला एक विलयन है तो उन विलयनों में अगर किसी एक द्रव के आप उसका वाष्प दाब देखेंगे तो उसका वाष्प दाब उसके मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया, राउल्ट ने बताया। तो इनके अनुसार अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास एक विलयन, ये आपका ध्यान समझिएगा, ये आपका एक द्रव था ए, कौन सा द्रव था ए, और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा द्रव था, देखिए इसमें एक दूसरा द्रव है, ये कौन सा द्रव है आपका, देखिए ये आपका था ए और ये आपका है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया विलयन, क्या बनाया गया विलयन, विलयन बनाया गया, इसमें इन दोनों को मिला के देखिए यहाँ पर क्या होगा ए और बी, क्या होगा ए और बी। तो अब देखिए इसका कुछ ना कुछ वाष्पदाब रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ वाष्पदाब रहा होगा, इसको मिलाने पे यहाँ पे एक विलयन बना, तो इस विलयन का वाष्पदाब क्या होगा, तो जो वाष्पदाब इस विलयन का होगा वो राइट आंसर क्या होता है, इसमें देखा किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में वाष्पशील द्रव का जो आंशिक वाष्पदाब होता है वो उसके मूल अंश के अनुपाती होता है, मूल अंश क्या होता है अनुपाती। अब देखिए जो जो यहाँ पे बोल रहे हैं उसको समझिए, देखिए अगर आप सबसे पहले देखें किसी का ए तो आप लिखेंगे क्या, ए का
आंशिक वाष्प दाब। तो आपका एक आंशिक वाष्प दाब लिख रहे हैं पी ए, तो पी ए किसके अनुपाती होगा बताओ, पी अनुपाती होगा यक्स एक, किसका अनुपाती होगा यक्स। अब देखो ये अनुपाती है इसको नीचा घटाना पड़ेगा, तो इसको नीचा घटाएं तो देखिए पी ए बराबर लिख सकते हैं आप पी नॉट ए इंटू, क्या लिखेंगे पी नॉट ए इंटू यक्स। इसी प्रकार अगर आप बी जान जाए किसके है ना, बी का आंशिक वाष्प दाब, अगर बी का आप आंशिक वाष्प दाब करेंगे देखिए क्या होगा, पी बी अनुपाती होगा किसके यक्स बी के। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे कि क्या पी बी, तो देखिए बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू यक्स बी। ये आपका पी ए और पी बी, यानी इसमें आपका क्या होगा देखिए, इसके कारण देखिए ए का कुछ ना कुछ दाब रहा होगा, ऐसे बी करा होगा, मिला यहाँ पर जब मिला तो कुछ और बदला रहेगा, तो होगा क्या आएगा पी ए और पी। अब ध्यान से यहाँ पर आपका दो शब्द नहीं आ गया पी नॉट ए और पी नॉट, तो देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या होता है, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ए और बी का वास्तव वास्तव दाब है। देखिए इसका मतलब, देखिए जब ए अकेला था तो इसका जो वाष्प दाब था, इसका जो वाष्प दाब था वो आपका क्या था, इसका जो आपका वाष्प दाब था क्या वाष्प दाब, ये आपका पी नॉट ए था और इसका वाष्प दाब क्या था पी नॉट बी। जब मिला दिया गया तो यहाँ पर इनका कुछ और वाष्प दाब आएगा, तो जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है इनके आंशिक मोल स्केल में अनुपाती होता है, तो ये क्या होगा पी नॉट इंटू एक्स, पी बी क्या होगा पी नॉट इंटू एक्स। तो इसका अब इसका अगर आप पी निकालो इस विलयन का, पी मतलब वाष्प दाब, तो इसका जो पी होगा आपका वाष्प दाब, तो इसका पी क्या होगा ए और बी दोनों कारण, तो आप पी क्या लिखोगे, पी लिखोगे पी ए प्लस पी बी, ये होगा ही ना, यानी इस विलयन का आपका जो वाष्प दाब होगा क्या होगा पी ए प्लस ये होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे लिखो, देखो क्या लिखोगे विलयन का वाष्प दाब। अगर आप विलयन का वाष्प दाब निकालोगे तो क्या होगा, देखो विलयन का आपका वाष्प दाब होगा पी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब देखो ए और बी का मान आप निकालो उसको हर रखो, तो पी का क्या हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स, यही होगा। ये आपका क्या है वाष्प दाब किसका, किसका वाष्प दाब विलयन का, ये किसका वाष्प दाब है विलयन का, इतना ही है। देखिए इस कहानी को थोड़ा सा हम और आगे, इस कहानी क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो आपको पता है कि यक्स ए प्लस यक्स बी ये बराबर होता है एक, किसका होता है एक, तो होता अगर आप यहाँ से यक्स ए का मान निकालो क्या हो जाएगा, यक्स ए का मान हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स बी। देखो हम क्या किए यक्स बी को क्या करते हैं पसंद करते हैं, एक्स बी का प्लस मानते हैं, तो एक्स हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। अब देखिए एक्स ए के स्थान पर हम लिख देंगे वन माइनस एक्स बी, यहाँ एक्स है ना इसके स्थान पर लिखा वन माइनस एक्स बी, तो ये क्या बनेगा आपका बनेगा पी बराबर पी नॉट ए, क्वेश्चन लिखेंगे वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। इसका अंदर गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, पी आपका आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कितना होगा देखिए हम कहेंगे इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा एक में करेंगे क्या होगा पी नॉट आएगा, इसको जो इसमें कर देंगे क्या होगा पी नॉट ए इंटू। अब देखिए इन दोनों का कुछ कॉमन है, इन दोनों देखिए एक्स भी यहाँ पे भी एक्स भी यहाँ पे एक भी कॉमन है दोनों, तो क्या बचेगा आपका, आपको बचेगा पी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। देखिए एक तो ये माइनस है और आपका प्लस है, जब हम एक्स बीच में कॉमन लेंगे तो प्लस वाला पहले ही दे रहे हैं माइनस वाला बाद, तो आप लिखेंगे माइनस पी नॉट ए, अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपका एक्स, ये आपका क्या है देखिए ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, सॉरी देखिए ये आपका क्या है
ये राउल्ट का नियम, किसका नियम है? राउल्ट का। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का जो आपका वास्तविकता हो, किसी विलयन जो आपको वास्तविकता होगा पी, वो क्या होगा? पी ए प्लस पी। और इसी से हमने देखा कि आपका पी होगा क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और अगर आप इसे थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स। तो इसको याद याद रखो। कभी कभी ये भी पूछ देता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। किसमें पूछ देता है? बहुविकल्पी क्वेश्चन में कहता है कि जब दो वाष्पशील द्रव को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो आपको यही ऑप्शन में आएगा और ये ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। तो ये भी आप याद रखो, बहुविकल्प में पूछता है और बाकी आपको ये चीजें तो पूछता है। और अब कहाँ से कौन सी गया आपको एक एक बार बता दी गई है, तो आप अगर ध्यान सुनो तो आपको हर एक बार समझ में आ जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने राउल्ट का नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है आदर्श विलयन, कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आदर्श विलयन क्या होता है और फिर उसके बाद आदर्श विलयन क्या क्या यूज होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? आदर्श विलयन। क्या पढ़ने वाले हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है? तो वे विलयन जो ताप और सांद्रता के विस्तृत परासों, विस्तृत परासों मतलब हर परास में आपका जो है कम ताप को, ज्यादा ताप को, सभी जगह या सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। यानी आपका आदर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन, वे विलयन जो सभी तापों तथा सांद्रता पर, सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। यानी वे विलयन जो सभी तापों की क्षमता को क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या करते हैं? आदर्श विलयन। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। और देखिए आदर्श विलयन का कुछ गुण कि आखिर आदर्श विलयन कैसे हो। ठीक है, एक एक गुण को हम समझाना, आप समझिए। देखिए पहला इसमें क्या पॉइंट क्या है आपका कि कोई विलयन आदर्श विलयन कब होगा? जब उन दोनों के परमाणु लगभग बराबर हो और उनके बीच होने वाला आकर्षण बल जो होता है वो भी लगभग बराबर। यानी देखिए अगर आदर्श विलयन कैसे होगा? जैसे आपके पास दो विलयन, यहाँ पर देखिए बना देते हैं छोटा सा। आपका ये क्या है? एक वाष्पित द्रव है, ये आपका दूसरा वाष्पित द्रव है। इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनाया गया? विलयन। क्या बनाया गया? विलयन। तो आपका ये अगर ए है और ये बी, इसमें क्या है? ए प्लस बी दोनों। ठीक है, अब ये आदर्श विलयन कब है? जब इसका देखिए एक मतलब कुछ कण है, इन कणों के बीच कुछ आकर्षण बल होगा, वही जैसे बी है तो बी का भी कुछ ना कुछ आकर्षण बल होगा। तो जो इनका आकर्षण बल है एक दूसरे का, वो जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो इनके बीच के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। यानी आपका देखो जो ए एक के आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल, ये बराबर होना चाहिए किसके? बी बी के आकर्षण बल। और ये बराबर होना चाहिए आपका ए बी के आकर्षण बल। यानी ध्यान दीजिए ये आदर्श विलयन कब होगा? जैसे ए ए के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वही आकर्षण बल किसके बीच में? बी बी के बीच, और वही आकर्षण ए बी के बीच में। यानी जब आकर्षण बल समान होगा तो ये कैसे होंगे? आदर्श विलयन बनाएंगे। आपका राउल्ट के नियम का पालन करें। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि जब इनको मिलाया जाता है, जैसे इसका आयतन कुछ है, इसका आयतन कुछ, इन दोनों का आयतन लेकर हम जब बनाते हैं तो जो इसका आयतन बने इन दोनों के आयतनों के योग के बराबर है। यानी इनमें अंतर जीरो है। अंतर क्या है? जीरो। यानी इसमें जो आपका आयतन, जो आपका आयतन, आयतन मतलब आपका डेल्टा भी, ये बराबर होना चाहिए जीरो। किस बराबर है? जीरो।
क्योंकि अगर जिसका जितना आयतन इसका इन दोनों का आयतन मिला दे तो उतना ही आयतन बने, ये नहीं कि आयतन कम हो जाएगा। तो ये आदर्श विलयन है। फिर आपके आयतन बार एक और तीसरी बात क्या आती है, देखिए इस अभिक्रिया में न तो ऊर्जा मुक्त होती न ही ऊर्जा अवशोषित होती। यानी जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें तो ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, या इसको ऊर्जा और देना पड़ा, ऊर्जा अवशोषित कर रही है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। यानी इसका ऊर्जा का मान भी शून्य होता है, यानी इसकी ऊर्जा जो देखिए जो आपका ऊर्जा होता है उसको लिखते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच भी जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो। यानी देखिए डेल्टा एच क्या होता है, किसी जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उनसे निर्णय नए पदार्थ में न ऊर्जा निकले न ऊर्जा अवशोषित हो, तो इसको लिए डेल्टा एच लिखा जाता है ऊर्जा के लिए, और ये क्या होता है जीरो। ये क्या होता है जीरो। इस पर आपका चौथा पॉइंट आता है एंट्रापी। क्या आता है एंट्रापी, देखिए लिखते हैं डेल्टा एस, तो डेल्टा एस आपका अधिक होना चाहिए जीरो। डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस होता है एंट्रापी। क्या होता है एंट्रापी, एंट्रापी मतलब होता है देखिए इसके कुछ जो अणु है और इसके अणु है, यानी इन अणुओं है इनको मिलाने पर फिर से बनेंगे, तो इनके जो अणु है, अब ये जाहिर सी बात है देखिए इसके कुछ अणु होंगे, अणु की संख्या मान लीजिए कुछ होगा N1, इसका N2, इसमें क्या होगा आपका N1 प्लस N2 हो जाएगा नहीं, मतलब इनकी संख्या अगर देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर इनका मान गिरा था 10, यहाँ पर इनका मान 15, तो यहाँ पर मिलेगा कितना होगा 25 होगा। तो जो ये संख्या होती है इसको बोलते हैं एंट्रापी। क्या बोलते हैं एंट्रापी, एंट्रापी मतलब संयोजन। तो देखिए इन दोनों को मिला के एंट्रापी क्या होगा, बढ़ जाएगी नहीं, यहाँ संख्या 10 से कहीं पर मिला के गिरा 25 हो जाए, यानी इसका मान जीरो से अधिक होना चाहिए। तो आपका जो डेल्टा एस होता है वो जीरो से अधिक होना चाहिए। डेल्टा एस कहाँ से जीरो से अधिक, अगर इन सभी का पालन करता है तो वो आपका होता है आदर्श। क्या होता है आदर्श। अब आपको समझ में आ गया कि आदर्श क्या होता है। अब आदर्श के कुछ एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आदर्श के कुछ आपको एग्जाम्पल याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला आपका आता है यन हेक्सेन तथा यन हेप्टेन। ये आपके क्या है यन हेक्सेन तथा यन हेप्टेन आपका क्या है आदर्श विलयन बनाता है। क्या बनाता है आदर्श विलयन। तो इसको आप याद रखोगे कि कौन कौन आदर्श विलयन बनाता है, तो आपका यन हेक्सेन और यन हेप्टेन क्या करता है एक आदर्श विलयन बनाता है। एक दो और उदाहरण आप इसको याद कर सकते हैं, इससे आपका हो सकता है देखिए C6Cl6 यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड तथा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और भी आप लिख सकते हो जैसे एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड। इस प्रकार आप याद रखोगे ये सब क्या है आदर्श विलयन के उदाहरण। ठीक है, इसको याद रखोगे। इसमें क्या एक चीज और आप नोट कर सकते हो, देखिए जो उदाव होता है यानी आपका पी ए ये बराबर होना चाहिए किसके पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। इसी प्रकार आपका पी जो होता है ये भी बराबर होना चाहिए किसके पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। और अगर इन दोनों का आप एक चीज और देखे थे, जो पी बना था आपका पी क्या हुआ था एक्स ए, देखिए बना था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर आदर्श गैस होगा तो भी आपका क्या होता है बराबर। लेकिन उदाहरण अब एक छोटा सा इसका ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को आप पढ़ लीजिए किसके अनुसार राहुल के नियम अनुसार बनता है, किसके अनुसार बनता है राहुल के नियम के अनुसार। देखते हैं आपको इसका कुछ एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ देखिए बनता कैसा है, ग्राफ आपका दो चीजों में बनता है, किसके किसके मोल अंश और वास्तव, किसके किसके मोल अंश और वास्तव। तो देखिए आपका मोल अंश क्या होता है यहाँ नीचे, इस पर आपका मोल अंश होता है, और वास्तव क्या होता है ऊपर। अच्छा तो आपके पास दो पदार्थ है ना इसलिए इसमें दो लाइन की जरूरत है। अब देखिए देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं यक्स ए बराबर एक। अच्छा तो एक्स बराबर एक होगा क्या होगा एक्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा नहीं,
एक्स भी क्या हो जाएगा 0। और अगर यहाँ पर हम एक्स ए को हम 0 करते हैं तो बताओ एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स भी कितना हो जाएगा 1। तो जब एक्स से 0 होता है तो इसका आंशिक दाब कहीं पर यहाँ पर आएगा, ये आपका देखिए क्या होगा पी नॉट, और एक्स भी यहाँ पर एक है, इसका आंशिक दाब कहीं यहाँ पर आएगा, ये आपका होगा पी नॉट। इनको आप मिला तो मिलाएंगे इसको, देखिए एक से आप यहाँ से मिला देंगे इसको यहाँ तक तो क्या हो जाएगा आपका, और इसको मिला देंगे। अब ध्यान दीजिए आपका जो पी नॉट ए है, यानी एक्स यहाँ पर तो पी नॉट यहाँ पर, और एक्स पी एक यहाँ है तो पी नॉट भी यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ पर आपका ये बने, देखिए अब तो आपको 3 चीजें बने, ये आपका ये वाला है, ये आपका पी है, पी का क्या था आपका पी ए प्लस पी बी, जबकि ये क्या है आपका, देखो ये आपका क्या है, ये आपका है पी ए, यानी पी ए क्या होता है आपका, ये पी ए होता है आपका पी नॉट ए इंटू एक्स। इसी प्रकार आपका ये जो है ये आपका है पी बी, और पी बी क्या होता है पी नॉट बी इंटू एक्स। तो ये आपका क्या है पी ए और ये क्या है पी बी। तो ये देखिए पी ए अगर आप, देखिए पी ए अगर आप ये बनाए, पी बी अगर आप ये बनाए, और आपका पी कुल का ये किससे बना है आपका, ये आदर्श गैस, किसके बना लिया आदर्श गैस के लिए आपका जो रावल के नियम के अनुसार जो ग्राफ बनता है ये बनता है। इसी प्रकार अब देखिए आप आदर्श गैस समझ चुके हैं, वे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता पर रावल के नियम का पालन करते हुए क्या करते हैं आदर्श विलयन। लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर पालन नहीं करते, पालन करते हैं सभी सांद्रता पालन नहीं करते, तो आपके रावल के नियम का पालन नहीं करें तो उनको बोलते हैं अनादर्श। क्या बोलते हैं अनादर्श। उसको आप नोट कर लीजिए, हम पढ़ते हैं अनादर्श विलयन की ओर। चलिए अब हम देख लेते हैं अनादर्श विलयन, क्या देख लेते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श अनादर्श विलयन क्या होता है, देखिए वे विलयन ये क्या होते हैं, वे विलयन जो सभी सांद्रता तथा ताप पर रावल के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी ये रावल के नियम का पालन नहीं करते। अब देखिए आपका जो अनादर्श विलयन का दो प्रकार, यानी ये रावल के नियम पालन नहीं करते, यानी रावल के नियम से विचलन प्रस्तुत करते हैं। ये विचलन दो प्रकार प्रस्तुत करते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं और एक ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं। कितना दो, तो एक कैसा होता है, देखिए एक आपका होता है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, दूसरा आपका होता है ऋणात्मक ऋणात्मक विचलन। तो देखो अब धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, इसको समझिए। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में सबसे पहले देखो होता है इसमें धनात्मक विचलन में देखिए जितने भी मान आपके थे अभी जस्ट पहले यहाँ पर आपको लिखे थे, तो जितने भी मान थे क्या होते हैं जीरो से अधिक हो जाते हैं, यानी उनका मान प्लस हो जाता है। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है जीरो से कम हो जाएंगे यानी माइनस हो जाता है। जैसे सबसे पहले आप ये लिखिए कि इसमें जो आपका होता है दाब पी ए ये अधिक हो जाता है किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स, इसी तरह आपका जो पी बी होता है पी बी ये अधिक हो जाता है किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स, यानी इसका मान क्या होता है अधिक हो जाता है। अगर ऐसा आप देखेंगे तो फिर देखो क्या होगा आपका जो पी होगा ये पी अधिक हो जाएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये क्या हो जाएगा अधिक। ये आपका है पहला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है पहला। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो इसमें जो आपका आयतन होता है कि दोनों विलयन को जब मिलाएंगे, दोनों द्रवों को जब मिलाएंगे जो विलयन बनेगा, विलयन का आयतन अधिक हो जाएगा, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। देखो अगर विलयन का आयतन अधिक हो जाएगा डेल्टा भी में आपका अधिक हो जाएगा किससे जीरो। उसी प्रकार आप तीसरा देखेंगे
तो तीसरा में क्या होता है आपका जो डेल्टा एच का मान है इसका डेल्टा एच, यानी इसमें उष्मा क्या होती है बढ़ जाती है, धनात्मक में क्या होता है उष्मा बढ़ जाती है, यानी दोनों को जब मिलाते हैं तो उष्मा जो होती है बढ़ जाती है, यानी इसमें सूर्य उष्मा उत्सर्जित हो जाती है। अगर उष्मा उत्सर्जित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका ये धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा। फिर आपका आता है देखिए चौथा पॉइंट क्या आता है आपका, चौथा पॉइंट क्या है आपका, चौथा पॉइंट है इसमें जो आपका आकर्षण होता है ए के बीच आकर्षण जो होता है और बी के बीच आकर्षण जो होता है, ए और बी के बीच जो आकर्षण होता है ये अधिक हो जाता है किससे, ए बी के आकर्षण से। ए बी का आकर्षण क्या होता है अधिक हो जाता है, ए के बीच जो आकर्षण है और बी के जो आकर्षण है वो ए बी से आकर्षण से क्या हो जाता है अधिक हो जाता है। इसका ये क्या करता है धातु को प्रस्तुत करते हैं। इससे बगैर अगर आप ऋणात्मक देखो किसको देखोगे ऋणात्मक, तो देखो ऋणात्मक क्या होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी यहाँ पर आपका पहला पॉइंट क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितने पॉइंट आप लिखो चार, अब चारों समाधान देखो इसमें पी एक मार्क अधिक हो गया और ये कैसा है ऋणात्मक कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपका जो पी ए है ये कम हो जाएगा किससे पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, और पी भी आपका कम हो जाएगा किससे पी नॉट बी इंटू एक्स, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखो आप पी, तो जैसे यहाँ पी आपका क्या हो गया ज्यादा हो गया तो यहाँ कम हो जाएगा, यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इससे पी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखो डेल्टा बी मान इसमें जीरो से अधिक हो गया था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका डेल्टा भी का मान जीरो से भी कम हो जाएगा, यानी दोनों द्रवों को जब हम मिला देंगे तो उनका आयतन दोनों द्रवों के अलग अलग आयतन के जोड़ने से कम हो जाएगा। और इनमें जो ऊर्जा का मान देखो यहाँ पर आपका तीसरा क्या डेल्टा एच, यानी ऊर्जा का मान इसमें अवशोषित होता है। देखो इसमें क्या हुआ था उत्सर्जित हुआ था, प्लस मतलब उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है अवशोषित हो जाता है और कम हो जाता है, कम हो जाएगी तो ऊर्जा क्या हो जाएगा अवशोषित हो जाएगा। फिर लास्ट आपका इसमें जो है ए के बीच जो आकर्षण है और बी के जो आकर्षण है ये कम हो जाएगा इससे ए बी के आकर्षण, यानी ए के बीच जो आकर्षण है और बी के बीच जो आकर्षण है इससे ए बी के आकर्षण से कम हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो गया तो हम यहाँ अब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बीच भी ग्राफ बनेंगे, जैसे आप यहाँ बनाए थे ग्राफ आदर्श के लिए अनादर्श के लिए अगर बनाएंगे तो क्या होता है देखिए बनेगा वही आपका इस तरीके से ऐसे था। देखिए यहाँ पर आपका यक्स ए कितना है एक और एक्स भी कितना है जीरो, यहाँ पर आपका यक्स ए जीरो हो जाएगा और एक्स भी कितना हो जाएगा एक। तो आपको देखो यहाँ पर कहीं पर आपका आएगा पी नॉट ए का मान, ऐसे आपका पी नॉट ए और इसका यहाँ पर आएगा पी नॉट बी। ठीक है, होना चाहिए था क्या ये होना चाहिए था, और इसका जो परिणामी आता है यहाँ से आता है, लेकिन देखिए होना यही चाहिए था क्योंकि आदर्श नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा लगा धनात्मक विचलन बच गया, धनात्मक मतलब ये इससे धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक होगा मतलब ये इससे हो जाएगा ऐसे, ये धनात्मक मतलब ऐसे और ये धनात्मक मतलब ऐसे, यानी इस मान से धनात्मक हो जाते हैं उठ जाते हैं मतलब बढ़ जाता है, कैसे हो जाता है धनात्मक हो जाता है। समझ में आइए, अगर ऋणात्मक होगा क्या अपने बना सकते हो, बिल्कुल आप अगर ट्राई करोगे तो अपने बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर आपका जो एक्स ए होगा क्या होगा एक्स ए ये बराबर एक होगा और एक से भी क्या होगा ये जीरो है, और यहाँ पर आपका एक से क्या हो जाता है जीरो और एक से भी क्या हो जाता है एक। देखिए आपका जो पी नॉट ए है वो कहीं यहाँ है और आपका पी नॉट बी कहीं यहाँ है, इसमें भी होना क्या चाहिए था कि इसको यहाँ से जाना चाहिए था ऐसे, इसको यहाँ जाना चाहिए था ऐसे, और इसको परिणामी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसमें ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक मतलब देखिए ये घट जाता है ये अंदर चला जाता है
ये भी आपका अंदर चला जाता है और ये भी आपका अंदर से, यानी ये कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। इसमें आपका कैसा होता है, ऋणात्मक हो जाता है, इसमें कैसे होता है, धनात्मक हो जाता है। तो ये आपका क्या था, अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। समझ में आ गया। चल, तो देखिए आपका विलयन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है विलयन के अणुसंग के गुणधर्म। क्या आता है, विलयन के अणुसंग गुणधर्म। तो विलयन के अणुसंग के गुणधर्म में सवाल आपके आते हैं, तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपका सूत्र भी बताएंगे और सवाल भी करा देंगे। और इस चैप्टर का आपका जो थ्योरी जो था, हम बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें भी सवाल आते हैं, सवाल आपका आता है अणुसंग गुणधर्म से। तो अणुसंग गुणधर्म के लिए हम जल्द ही एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें आपका पूरा सूत्र भी होगा और साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू भी होगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि इस चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट का एक सीरीज चल रहा है, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं और जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान